फिजिक्स ट्यूटोरियल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 12th क्लास राजस्थान बोर्ड सेकंड चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसका नाम था गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। यही था सेकंड चैप्टर। इस सेकंड चैप्टर की शुरुआत हम एक छोटे से टॉपिक से करते हैं, विद्युत फ्लक्स से। किससे करते हैं हम? विद्युत फ्लक्स से सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। विद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यही होता है। इससे आ जाता है आपके पास फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहां पर ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, जिसमें हमने पृष्ठ को रखा है। वेक्टर ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। और थीटा यहां पर किस किस के मध्य कोण होता है? विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए की दिशाओं के मध्य बनने वाला कोण। यही बताया था मैंने आपको कि विद्युत फ्लक्स को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के डॉट गुणनफल के तुल्य होता है। फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या आप लिखते हैं फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहां तक पढ़ा था हमने। फिर हम बात करते हैं वेक्टर ए की। वेक्टर ए यहां पर क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। मैंने आपको बताया है कि किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की बात करें, जैसे मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, तो हमेशा याद रखना पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव उस पृष्ठ के तल के अभिलंबवत कहां पर होती है? बाहर की ओर होती है। यह आती है किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ये बताया था मैंने आपको। तो अब हम कंडीशन लेते हैं पॉइंट फर्स्ट कि यदि थीटा बराबर आता है 0, थीटा बराबर 0 आएगा तो कॉस थीटा होगा 1, इसलिए फाई बराबर आ जाएगा ई ए। और किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा? जब किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा? जब वेक्टर ई तथा वेक्टर ए कैसी दिशा में हो? समान दिशा में हो। और ऐसा तभी होगा जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखा हो, तो ही वेक्टर ए और वेक्टर ई एक ही दिशा में आएंगे। क्लियर? दूसरी बात, यदि मान लो आपसे कह दें कि वेक्टर ई तथा वेक्टर ए परस्पर लंबवत दिशा में हो, तो थीटा बराबर 90, कॉस थीटा का माना जाता है 0, इसलिए फाई बराबर आपको कितना मिलता है? 0। कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 कब होता है? न्यूनतम कब होता है? जब उस पृष्ठ के लिए वेक्टर ई तथा वेक्टर ए परस्पर लंबवत दिशा में हो। और ऐसा कब होगा? जब कोई पृष्ठ इस प्रकार से, जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो। विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखेगा तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, तभी ई तथा ए के मध्य कोण कितना बनेगा? 90 बनेगा। इसमें रिजल्ट आपके उल्टे आते हैं। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो
तो थीटा बराबर 0 पर, क्योंकि ई और ए के मध्य हम कोण यहां पर नोट कर रहे हैं, विद्युत फ्लक्स आएगा अधिकतम। और जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो तो थीटा बराबर 90 होने पर ई तथा ए के मध्य कोण फ्लक्स आएगा आपके पास 0। यह हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम बात कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स के प्रकार। किसकी बात कर रहे हैं आज हम? विद्युत फ्लक्स के प्रकार। देखिए बेटा, विद्युत फ्लक्स के हम दो प्रकार यहां पर पढ़ते हैं। एक तो आता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और दूसरा आता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करें धनात्मक विद्युत फ्लक्स की। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत इस प्रकार से रखा हो। आप जानते हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा कैसी होती है? तल के अभिलंबवत, बाहर की ओर। तो कोई भी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत इस प्रकार से रखा हो कि वेक्टर ई तथा वेक्टर ए कैसी दिशा में आ रहे हो? समान दिशा में आ रहे हो। तो थीटा बराबर 0 होने पर कॉस थीटा का मान आप जानते कितना होता है? +1। और जब कॉस थीटा बराबर +1 होता है तो आप जानते हैं फाई बराबर E1 कॉस थीटा में। तो जैसे ही कॉस थीटा का मान धनात्मक होगा तो फाई बराबर आपको मिलेगा +EA। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होता है? जब उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ रहा हो। और जब पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वह उस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी या अंदर आती हुई प्रतीत होंगी? बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, कि वे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो पृष्ठ के अभिलंबवत उस पृष्ठ से बाहर निकले, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं धनात्मक विद्युत फ्लक्स। सेकंड क्या होता है? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है वो आपको बताएं कि मान लीजिए कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत इस प्रकार से रखा हो। क्षेत्रफल सदिश तो आप जानते हैं तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो यदि हम किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत इस प्रकार से रखें कि वेक्टर ई तथा वेक्टर ए परस्पर कैसी दिशा में आ रहे हो? विपरीत दिशा में आ रहे हो। तो थीटा बराबर कितना आएगा? 180। और जब थीटा बराबर 180 होगा तो आप जानते हैं cos 180 का मान कितना होता है? -1। और जब cos 180 का मान -1 होगा तो फाई बराबर क्या होगा? -EA। ये विद्युत फ्लक्स कैसा मिलेगा आपको? ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो आपको ध्यान देना बेटा इन चीजों पे। जब वेक्टर ई और वेक्टर ए परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी या उस पृष्ठ पर अभिलंबवत प्रवेश करती हुई प्रतीत होंगी। आपत्ति हो रही है ना यहां पर? देखिए आप कि जब वेक्टर ई और वेक्टर ए परस्पर विपरीत दिशा में होंगे तो हमेशा ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के अभिलंबवत सदैव पृष्ठ पर अंदर आती हुई प्रतीत होंगी। ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं इसे हम?
ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत प्रवेश करने वाली यानी कि उस पृष्ठ पर आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है प्लस ईए, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है माइनस ईए। तो ये विद्युत फ्लक्स के प्रकार थे, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। यहां तक आगे समझ में सभी को? अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और किस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं? अब सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने बता रखा है कि आवेश का जो वितरण होता है, आवेश वितरण का मतलब होता है किसी निकाय पर आवेश फैलाना। तो आवेश वितरण मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी निकाय को आवेशित करते हैं, निकाय पर धनावेश आए या ऋणावेश आए, तो किसी भी निकाय पर आने वाला आवेश Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। पढ़ रखा है आपने कि आवेश जो होता है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, कि किसी भी निकाय पर जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो जब आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा हमेशा, तो आवेश का वितरण सदैव कैसा होगा? सतत नहीं होगा, बल्कि आवेश का वितरण हमेशा होगा विविक्त होगा। आवेश का वितरण हमेशा विविक्त होता है, सतत नहीं होता है। पर फिर भी हम यहां पर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सतत आवेश वितरण। देखिए, सतत आवेश वितरण के लिए बिल्कुल एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम ये देते हैं कि जब किसी आवेश को किसी निकाय पर एक समान रूप से वितरित किया जाए, तो ऐसे आवेश वितरण को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। जबकि मैं आपसे कह रहा हूं आवेश का वितरण कैसा होता है? विविक्त होता है। तो सतत आवेश वितरण का सही रूप क्या होता है? सतत आवेश वितरण का सही रूप होता है कि किसी निकाय पर आवेश का वितरण विविक्त तो होगा। कैसा आवेश का वितरण? हमेशा विविक्त होगा, पर वह विविक्त आवेश निकाय पर कैसे फैला हो? पास पास फैला हो। तो ऐसे आवेश वितरण को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। फिर से सुनिएगा आप लोग, सतत आवेश वितरण हम कह रहे हैं, जनरली तो हम कह रहे हैं कि किसी निकाय पर आवेश को एक समान रूप से वितरित करना सतत आवेश वितरण कहलाता है। जबकि मैंने आपको बता रखा है आवेश का वितरण हमेशा विविक्त होता है, सतत नहीं होता है। कंफ्यूज ना हो आप इन चीजों में, ढंग से समझे आप इनको। सतत आवेश वितरण को हम कह तो ये रहे कि किसी निकाय पर आवेश की मात्रा को एक समान रूप से वितरित करना या एक समान रूप से फैलाना, ऐसे आवेश वितरण को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। जबकि आवेश का वितरण कभी भी सतत नहीं होता। कैसा होता है? विविक्त होता है। वो किस लिए? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। भी निकाय जब आवेशित होगा तो पूर्ण संख्या में ही इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा
या पूर्ण संख्या में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आवेश का वितरण वास्तविकता में होता है विविक्त। तो सतत आवेश वितरण विविक्त आवेश वितरण का ही रूप है, जिसमें निकाय पर आवेश पास पास फैला होता है। कि यदि किसी निकाय पर विविक्त आवेश परस्पर पास पास फैला हो, एक दूसरे के निकट हो, तो ऐसे आवेश वितरण को हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, सतत आवेश वितरण का मतलब होता है किसी निकाय पर आवेश की मात्रा को एक समान रूप से वितरित करना या एक समान रूप से फैलाना। सतत आवेश वितरण विविक्त आवेश वितरण का वह रूप होता है कि आवेश का वितरण तो विविक्त है, पर यह विविक्त आवेश किसी निकाय पर पास पास फैला हो, तो ऐसे आवेश वितरण को हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर? अब सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एक विमीय आवेश वितरण, दूसरा होता है द्विविमीय आवेश वितरण, और तीसरा आ जाता है आपके त्रिविमीय आवेश वितरण। एक विमीय आवेश वितरण का मतलब होता है रेखीय आवेश वितरण। द्विविमीय आवेश वितरण का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और त्रिविमीय आवेश वितरण का मतलब होता है आयतन आवेश वितरण। ये आवेश वितरण के 3 प्रकार हो गए सतत आवेश वितरण के, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय आवेश वितरण से अभिप्राय होता है कि किसी भी निकाय पर आवेश का वितरण एक विमीय अर्थात किसी सरल रेखा के अनुदिश हो, या आप ऐसा कह दें किसी निकाय की लंबाई के अनुदिश हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पतली छड़ हो या कोई पतला तार हो, यदि हम किसी पतली छड़ या तार को एक समान रूप से आवेशित करें, उस निकाय पर एक समान रूप से आवेश को फैलाएं, एक समान रूप से आवेश वितरित करें, तो ऐसे आवेश वितरण को हम क्या कहते हैं? एक विमीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं इसे हम? एक विमीय आवेश वितरण। दूसरा आता है द्विविमीय या पृष्ठीय आवेश वितरण। द्विविमीय या पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब होता है आवेश की मात्रा को किसी निकाय के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलाना, या ऐसे बोल दो, आवेश की मात्रा को किसी निकाय के पृष्ठ पर या क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित करना, यह बन जाता है द्विविमीय आवेश वितरण, जिसे आप पृष्ठीय आवेश वितरण भी कहते हैं। तीसरा जाता है त्रिविमीय आवेश वितरण। त्रिविमीय क्या होता है? त्रिविमीय का मतलब हो जाता है आयतन से। यदि हम किसी निकाय को इस प्रकार से आवेश दें कि दिया गया आवेश उस निकाय के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो ऐसे आवेश वितरण को हम क्या कहेंगे? त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण। फिर से समझिए आप लोग, एक विमीय या रेखीय आवेश वितरण का मतलब होता है कि आवेश की मात्रा को उस निकाय की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करना। द्विविमीय आवेश वितरण का मतलब होता है आवेश की मात्रा को निकाय के पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करना। और त्रिविमीय आवेश वितरण का मतलब होता है आवेश की मात्रा को किसी निकाय के आयतन के अनुदिश
एक समान रूप से वितरित करना। ये सतत आवेश वितरण के 3 प्रकार हो गए, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। अब हम एक एक की हम बात करें। जैसे पहला हम पढ़ रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। कौन सा रूप है ये? एक विमीय आवेश वितरण, ठीक है ना। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण का मतलब होता है आवेश की मात्रा को किसी निकाय की लंबाई के अनुदिश एक समान वितरित करना। एक विमीय आवेश वितरण का मतलब हो जाता है आवेश की मात्रा को किसी निकाय की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करना। और ऐसा निकाय कैसा होगा? रेखीय निकाय होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे तार हुआ, एक पतली छड़ हुई, ये किसके रूप हो गए? रेखीय निकाय के ही रूप हो जाते हैं। तो जब हम किसी तार को या किसी पतली छड़ को एक समान रूप से आवेशित करें, यानी कि उस पर आवेश की मात्रा को फैलाएं, तो ऐसे वितरण को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण की घटना में क्या होगा? मान लीजिए किसी निकाय की लंबाई है L और इस निकाय की लंबाई पर हमने Q आवेश को एक समान रूप से वितरित किया, यानी कि Q आवेश को एक समान रूप से फैलाया। तो इस निकाय की एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा Q/L, कि आपने रेखीय आवेश वितरण की प्रक्रिया में Q आवेश को L लंबाई के निकाय की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से फैलाया। तो निकाय की एकांक लंबाई पर आवेश कितना आया? Q/L। तो इस आवेश को हम कहते हैं निकाय का रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं हम? कि रेखीय आवेश वितरण की प्रक्रिया में निकाय की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को उस निकाय का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं लैम्ब्डा से। और रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है निकाय पर वितरित आवेश की मात्रा बटा निकाय की लंबाई। लैम्ब्डा बराबर Q/L। इसका मात्रक क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा का मात्रक दिया जाता है कूलाम प्रति मीटर। क्या जाता है? कूलाम प्रति मीटर। और इसकी विमा आ जाती है m0L-1 T1A1। यह जाता है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक तथा विमा। ठीक है, ये पहली प्रक्रिया आती है रेखीय आवेश वितरण। अब ऐसे ही हम दूसरा पढ़ें। आवेश वितरण का दूसरा रूप हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, या इसे आप द्विविमीय आवेश वितरण भी कहते हैं। द्विविमीय आवेश वितरण में हम क्या करेंगे कि किसी आवेश Q की मात्रा को कहां पर हम फैलाएंगे, कहां पर एक समान रूप से वितरित करेंगे? उस निकाय के पृष्ठ के अनुदिश, अर्थात उस निकाय के क्षेत्रफल के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाता है? आवेश की मात्रा को किसी निकाय के पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करना।
ऐसे आवेश वितरण को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण या द्विविमीय आवेश वितरण। और द्विविमीय या पृष्ठीय आवेश वितरण में मान लीजिए हमने किसी निकाय के पृष्ठ पर कितने आवेश की मात्रा को एक समान रूप से फैलाया, मान लीजिए Q आवेश की मात्रा को एक समान रूप से फैलाया। निकाय का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, मान लीजिए A। तो इस प्रक्रिया में निकाय पर फैलाए गए आवेश की मात्रा तथा उस निकाय के पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A के अनुपात को हम कहते हैं निकाय का पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण की प्रक्रिया में जब किसी आवेश की मात्रा को निकाय के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलाया जाता है तो निकाय के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश आएगा Q/A, इसे हम कहते हैं निकाय का पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या कहते हैं इसे? निकाय का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं सिग्मा से। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और वीमा आ जाएगी m0 L-2 T1A1। यह आ जाती है पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक तथा वीमा। ठीक है, तीसरा हम पढ़ रहे हैं त्रिविमीय आवेश वितरण, जिसे हम आयतन आवेश वितरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण। त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण क्या होता है? आवेश की मात्रा को किसी निकाय के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करना या एक समान रूप से फैलाना, इसे हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण या त्रिविमीय आवेश वितरण। मान लीजिए किसी निकाय का आयतन है V। आयतन को हम V से लिखते हैं, वॉल्यूम। इस निकाय के आयतन के अनुदिश हमने मान लीजिए Q आवेश की मात्रा को एक समान रूप से फैलाया। तो निकाय के V आयतन में हमने Q आवेश को एक समान रूप से फैलाया, तो निकाय के एकांक आयतन पर कितना आवेश होगा? Q/V, यानी कि निकाय पर वितरित आवेश बटा निकाय का आयतन। तो एकांक आयतन पर वितरित आवेश को हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या कहते हैं हम इसे? निकाय का आयतन आवेश घनत्व। इसे हम किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। रो बराबर आ जाती है Q/V। क्या आता है? निकाय पर वितरित आवेश बटा निकाय का आयतन। कि जब हम आयतन आवेश वितरण की प्रक्रिया में Q आवेश की मात्रा को किसी निकाय के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करते हैं, फैलाते हैं, तो उस निकाय के एकांक आयतन में वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं? निकाय का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं रो से, और इसका मात्रक क्या बन जाता है? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। वीमा बन जाती है इसकी m0 L-3 T1A1। यह जाता है आयतन आवेश घनत्व का मात्रक तथा वीमा। एक बार फिर से समझे आप। देखिए, रिपीट कर रहा हूं मैं, इसे कंफ्यूज ना हो, ढंग से समझे आप। सतत आवेश वितरण के बारे में हम ये कह रहे हैं कि किसी आवेश की मात्रा को किसी निकाय पर एक समान रूप से वितरित करना या फैलाना, उसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। जबकि वास्तविकता में आवेश का वितरण सतत नहीं होता। आवेश का वितरण होता है हमेशा विविक्त होता है, क्योंकि आवेश जो होता है
इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है जब किसी निकाय को हम आवेशित करते हैं। यही होता है। तो सतत आवेश वितरण जो है होने को विविक्त आवेश वितरण ही है, पर उसमें कंडीशन क्या होती है कि निकाय पर जो भी आवेश हमने फैलाया है वो कैसा होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। तो ऐसे आवेश वितरण को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण या एक विमीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण या एक विमीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी आवेश की मात्रा को किसी निकाय की लंबाई के अनुदिश, जैसे एक पतली छड़ हुई या एक तार हुआ, तो निकाय की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करना, यह हो जाता है रेखीय या एक विमीय आवेश वितरण। और इस प्रक्रिया में निकाय की एकांक लंबाई पर जो आवेश आता है Q/L, इस आवेश की मात्रा को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम दर्शाते हैं लैम्डा से। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि हमने क्या करा, एक पतले तार को वृत्ताकार फ्रेम के रूप में मोड़ा, कि हमने एक तार को मोड़कर वृत्ताकार फ्रेम बनाया। फिर हमने क्या करा, Q आवेश की मात्रा को इस तार की लंबाई पर, या ऐसे बोल दो वृत्त की परिधि पर एक समान रूप से फैलाया। मान लीजिए इस वृत्ताकार फ्रेम की त्रिज्या कितनी है, R। तो ये कौन सा आवेश वितरण हुआ? रेखीय आवेश वितरण ही हुआ। तो यहां पर देखें, तार की जो लंबाई होगी वह किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि के 2πr के। ये तो होगा। तो हमने पढ़ा है क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर निकाय की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को। निकाय पर आवेश की मात्रा तो वितरित की हमने Q, और इस निकाय की लंबाई कितनी होगी, तार की लंबाई कितनी होगी, 2πr। ये बन जाता है इस वृत्ताकार फ्रेम का रेखीय आवेश घनत्व। आपने तार को मोड़कर एक वृत्ताकार फ्रेम बना दिया और इसको Q आवेश एक समान रूप से वितरित किया, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व होगा लैम्डा बराबर Q/2πr। यही होगा। ये था आपके रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा हम पढ़ते हैं द्विविमीय या पृष्ठ आवेश घनत्व। द्विविमीय या पृष्ठ आवेश घनत्व होता है कि आवेश की मात्रा को किसी निकाय के पृष्ठ के अनुदिश या निकाय के क्षेत्रफल के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करना या फैलाना। तो जब हम पृष्ठ आवेश वितरण में आवेश की मात्रा को निकाय के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलाते हैं, तो उस निकाय के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश मिलता है हमें Q/A, इस आवेश की मात्रा को हम कहते हैं निकाय का पृष्ठ आवेश घनत्व। इसे हम दर्शाते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर Q/A। और तीसरा आता है त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण। त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण का मतलब होता है आवेश की मात्रा को किसी निकाय के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करना। तो इस प्रक्रिया में निकाय के एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, निकाय का आयतन आवेश घनत्व। इसे हम दर्शाते हैं रो से, रो बराबर Q/V, कि निकाय का आयतन है V और आपने Q आवेश की मात्रा को इस निकाय के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित किया है, तो रो बराबर आ जाता है Q/V। इसे हम कहते हैं निकाय का आयतन आवेश घनत्व। समझ में आ गया? ये थे सतत आवेश वितरण और उसके प्रकार, रेखीय, पृष्ठीय तथा आयतन आवेश वितरण। क्लियर है तक?